सबसे पहले बात बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी में विधायक मंजू त्यागी ने धान क्रय केंद्र पर जमकर हंगामा काटा है। गुस्से में धान क्रय केंद्र पहुंची विधायिका ने क्रय केंद्र के कर्मचारियों से धान खरीद की पूरी लिस्ट मांगी, लेकिन लिस्ट नहीं मिली, जिसके बाद श्रीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मंजू त्यागी भड़क गई और कर्मचारियों को लताड़ लगाना शुरू कर दिया। दरअसल धान क्रय केंद्र पर सरकारी कर्मचारी नहीं थे, धान की तौल भी बंद थी और ये सब देखकर विधायक ने अपना आपा खो दिया और धान क्रय केंद्र पर रखी कुर्सियों को फेंकना शुरू कर दिया। तस्वीरें लखीमपुर खीरी श्रीनगर विधानसभा के बसहा गांव की हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमएलए साहिबा का गुस्सा। चाली खड़ी है सुबह से, ये ऐसे तो आ रहा है। लाइए लिस्ट लाइए भाई। लिस्ट तो भारी दीजिए भाई। कहाँ है? लिस्ट कहाँ है? लिस्ट कहाँ है? अरे भाई दीजिए भाई। हम तो क्या खान का जो वो जो प्रभाव है प्रभारी नहीं है तो उनका फोन लगवा बात कर। हमारा सेंटर का है यार, हम धान बेचे हैं अपने। ये तो किसान है, ये किसान है, ये तो किसान है। हम ये कह रहे हैं प्रभारी कहाँ? प्रभारी अब हमको क्या पता। फोन लगा के बात कराओ ना, बात कराओ। प्रभारी कौन है आपके पास? प्रभारी इंद्रपाल सिंह जी बात कराना। इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल सिंह कौन है? इंद्रपाल कौन सा? किसानों के लिए ये सब हो रहा है ना, ये सब हो रहा तमाशा। ये चाली खड़ी है सुबह से, ये ऐसे तो आ रहा है। बातचीत करने के लिए मनोज हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनोज, लखीमपुर खीरी में क्रय केंद्रों पर क्या हाल है? ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं और विधायक जी का गुस्सा ये बता रहा है कि किस तरीके से खेल खेले जा रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, मैं बता देता हूँ, लखीमपुर खीरी में लगातार शिकायतें आ रही थी कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान नहीं तोले जा रहे। 8 से 9 दिन तक लगातार किसान धान क्रय केंद्र मौजूद है, अपनी चारपाई है, बिस्तर है, जब लेके मौके पर आ रहे हैं, लेकिन उनके धान नहीं तोले जा रहे हैं। इस बात की शिकायत अधिकारियों को भी किसान कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब इस बात की जानकारी किसानों ने अपने क्षेत्रीय विधायक मंजू त्यागी से की, तो मंजू त्यागी ने जब किसान केंद्र मतलब सरकारी क्रय केंद्रों का दौरा किया, तो वहां पे पसहा केंद्र पे जब पहुंची, वहां पे देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी है, धान जमीन में फैला हुआ है। क्रय केंद्र पे ना ही कोई सरकारी कर्मचारी है, ना ही कोई रजिस्टर है, ना कोई किसी का धान तोला जा रहा था। इसको देखकर मंजू त्यागी ने अपने आपा खो दिया। आपा खोने के बाद उन्होंने कुर्सी पटक दी। और मजे की बात यह है कि जो कर्मचारी वहां पे मौजूद था, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मौजूद था, वो अपने क्रय केंद्र प्रभारी का नाम तक नहीं जानता था। कहीं ना कहीं लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अपना आपा खो दे करके कुर्सी को फेंक देना, क्या मंजू त्यागी ने वहां पर किसी अधिकारी से बातचीत किया? उनके जाने के बाद अधिकारियों की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया? जिस तरीके से मंजू त्यागी ने बिहेवियर किया था, कहीं ना कहीं गलत जरूर है, लेकिन जो किसानों के साथ परेशानी हो रही है, शासन की मंशा है कि किसानों को हर तरीके का लाभ दिया जाए। शासन कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आला अधिकारी है, शासन की मंशा पे पानी फेरने पे लगा हुआ। कहीं ना कहीं लापरवाही भरा रवैया शासन का आ रहा है। मंजू त्यागी ने इस आला अधिकारी ने इस बात को लेकर फोन से बात भी की थी, लेकिन अधिकारियों को आश्वासन भी दिलाया जा रहा है कि धान तोलेगा, लेकिन फिलहाल तक किसान परेशान है। इसके बाद इससे पूर्व भी मोहम्मदी में भी बीजेपी विधायक लोकेंद्र बहादुर ने क्रय केंद्र का दौरा किया, अपना आपा खो दिया था वहां भी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार आप फिर सुनिए क्या कह रही हैं एमएलए साहिबा, एक बार हम आपको सुनवाते हैं। इंद्रपाल सिंह जी बात कराना। इंद्रपाल सिंह जी। इंद्रपाल सिंह कौन है? इंद्रपाल कौन सा? किसानों के लिए ये सब हो रहा है ना, ये सब हो रहा तमाशा। ये चाली खड़ी है सुबह से, ये ऐसे तो आ रहा है। लाइए लिस्ट लाइए भाई। लिस्ट तो भारी दीजिए भाई। कहाँ है? लिस्ट कहाँ है? लिस्ट कहाँ है? अरे भाई दीजिए भाई। हम तो क्या खान का जो वो जो प्रभाव है प्रभारी नहीं है तो उनका फोन लगवा बात कराओ। हमारा सेंटर का है यार, हम धान बेचे हैं अपने। ये तो किसान है, ये किसान है। आगे बढ़ते हैं। रामपुर की स्वार सीट पर भी जल्द विधानसभा का उपचुनाव होगा। अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्द चुनाव के आदेश दिए हैं। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द होने के मामले में रामपुर नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार सीट पर जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया। शफीक अहमद अंसारी ने एक याचिका दायर की थी जिसपे आज दोनों पक्षों को मतलब मुझे भी और चुनाव आयोग को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुनकर के माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी रिट याचिका को अलाउ कर दिया और चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि तत्काल इसमें चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करें। यूपी में इन दिनों उपचुनाव को लेकर सियासी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। अभी यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, जब 7 सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ था तभी इस बात के कयास लग रहे थे कि 8 सीटों पर हो सकता है उपचुनाव का ऐलान हो, लेकिन उस वक्त आयोग ने साफ किया था कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट का मसला अभी अदालत में है, इसलिए चुनाव का ऐलान नहीं किया गया था। अब यहां पर मामला क्लियर है, यानी कि आयोग को रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव कराना है। कब तक इसका ऐलान हो सकता है, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? और देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से स्वार सीट पर चुनाव कराने की बात कही है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस पर चुनाव कराएगा ही, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इलेक्शन कमीशन के पास में अभी भी मौका है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। चूंकि स्वार विधानसभा जो सीट है वो अब्दुल्ला आजम की सीट है, जो अपनी उम्र के विवाद में फंसे हुए हैं। 19 दिसंबर 2019 को ये सीट रिक्त हुई थी, जिसके 6 महीने के बाद वहां पर चुनाव कराने की प्रक्रिया होती है। इसी बात को लेकर के शफीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि किसी भी सीट पर 6 महीने से ज्यादा उस सीट को रिक्त रखा नहीं जा सकता, लिहाजा इस सीट पर चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग की तरफ से जो उनके वकील हैं वो भी कल की इस हेयरिंग में मौजूद थे। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये पूरी बात रखी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लिहाजा अभी चुनाव कराया जा पाना यहाँ पर संभव नहीं है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वो मामला वहां पर स्टे नहीं है, लिहाजा आप इस पर चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो अब ये मसला इलेक्शन कमीशन के पाले में है। इलेक्शन कमीशन क्या इस पर चुनाव कराता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए? शबाब, कुछ ही दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के अगले रुख के बाद, अगले कदम के बाद, कि आखिर अब रामपुर की स्वार सीट का अगला भविष्य किस तरीके का होने वाला है, यहां उपचुनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट के क्लियरेंस के बाद ये कहने के लिए कि रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव कराए आयोग, इतना जरूर है कि आजम खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, देखिए, झटका जरूर लगा है। हालांकि ये बात पहले से ही विदित थी कि अब्दुल्ला आजम की सीट जाएगी, लेकिन ये बात अनुपम समझ लीजिए कि जो 7 विधानसभा सीटों का बाई इलेक्शन हो रहा है उनकी तारीखों का अंत हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, नाम वापस लेने की तारीख खत्म हो चुकी है। अब 3 तारीख को मतदान होना है। तो अगर इलेक्शन कमीशन, मैं कहता हूं, आज इस पर फैसला ले भी लेता है तो इतनी जल्दी उस प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हो पाएगा। यानी कि 7 सीटों के बाई इलेक्शन के बाद ही इस सीट पर इलेक्शन की उम्मीद है। तो यानी कि अब इन 7 सीटों के साथ तो स्वार सीट का चुनाव नहीं होगा, ये बात तो तय है। अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला लेता है, वो बाई इलेक्शन की तरफ बढ़ता है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ता है? बिल्कुल शबाब, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। मोहम्मद शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा अपडेट देने के लिए। शबाब बता रहे हैं कि अभी मसला अदालत में, अब देखना यह होगा कि इस सब मसले पर इलेक्शन कमीशन का अगला रुख क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को पेशी के लिए उत्तर प्रदेश आने में डर लग रहा है। बाहुबली ने वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई की मांग की है, साथ ही अपने राजनीतिक विरोधियों और पुलिस अधिकारियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई की है। कोर्ट ने अतीक अहमद को 4 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट में अर्जी देकर लंबित केस में तलब न किए जाने का आदेश पारित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही अंदेशा जताया गया है कि न्यायिक कस्टडी में तलबकार रास्ते में हत्या की जा सकती है। प्रयागराज से अहमदाबाद की 1450 किलोमीटर की लंबी दूरी का भी हवाला दिया गया है। बाहुबली अतीक कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। वो किडनी और रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, साथ ही शुगर टाइप 1 और हाई ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित है।
बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, योगी सरकार अगले महीने पेश कर सकती है अनुपूरक बजट। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है। दिवाली के बाद आयोजित होने वाली शीतकालीन सत्र में ये वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है। मौजूदा दौर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए यह अनुपूरक बजट पेश होगा। कोविड के चलते विकास योजनाओं के बदले स्वरूप के वित्तीय पोषण के लिए अनुपूरक बजट सरकार लेकर के आ सकती है। योगी सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए फरवरी महीने में बजट को पेश किया था, जो कि 5,12,000 करोड़ रुपए का अब तक का यूपी का सबसे बड़ा आम बजट था। और अब यहां पर अगले महीने अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, क्या जानकारियां मिल रही हैं, कब यह अनुपूरक बजट आ सकता है? देखिए, बिल्कुल अनुपम, योगी सरकार अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है और बाकायदा जो वित्त विभाग है उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जो एसपीएस वित्त हैं संजू मित्तल, उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही, क्योंकि कोविड के चलते जो योजनाएं थी उनके स्वरूप को बदलना है, विकास के पहिए को आगे बढ़ाना है। तो लिहाजा अब जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। और जो शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र जब दीपावली बाद आयोजित होगा तो उसमें अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि 5,12,000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट सरकार ने पिछले फरवरी में पेश किया था। तो अब उस बजट को और आगे बढ़ाने के लिए अनुपूरक बजट की तैयारी की जा रही है और लगभग 20 से 25,000 करोड़ के आसपास का अनुपूरक बजट दिया जाएगा। 10% जो 5,12,000 करोड़ है उसका 10% के आसपास अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो योजनाएं रुकी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए यह अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। क्या लगता है, कोविड के बाद जो सिचुएशंस बदली हैं उसके बाद यहां पर काफी कुछ ये अनुपूरक बजट में बदला हुआ नजर आएगा, जैसा कि अजीत बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। महराजगंज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जमीन के विवाद में मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं, आधा दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत दर्ज की है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली इलाके के रामपुर बुजुर्ग गांव का मामला है। ये तस्वीर आप देखिए, महराजगंज की तस्वीर, जहां पर महाभारत हुई, आपस में ही दो पक्ष भिड़ गए, जमीन का ये पूरा विवाद था। इधर शामली में कुत्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद कुत्ते के मालिक ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक महिला और युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। आरोपियों की दबंगई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला गाड़ीवाला चौराहे का है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रंग बिरंगे गलीचों, कपड़ों और तमाम तरह की कलाकृतियों से नोएडा का सेक्टर 33 गुलजार है। मौका है शिल्पोत्सव का। कैसा और क्या इस शिल्पोत्सव में है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ऐसे शो करते हुए, जैसे ये इनको कस्टमर, मैम विल यू गिव अस 2 मिनट्स? तो मैं देखने को मिल रहा है। सत्रह से 25 अक्टूबर तक इसका आयोजन होना है। देश भर से शिल्पकार इस शिल्पोत्सव में पहुंचे हुए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।